आने वाले हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इन दिस टॉपिक के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके पास होता है कोलिजन थ्योरी का। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये है कि जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सभी थ्योरी जो है वो कुछ ना कुछ पोस्टुलेट पे या कुछ पॉइंट पे बेस्ड होकर बनी हुई है आपके पास। तो यहाँ पर भी जो कोलिजन थ्योरी है वो कुछ पॉइंट पे पोस्टुलेट पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पर सभी थ्योरियों को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट आउट है वो आपको आने चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पहले पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। पोस्टुलेट ऑफ कोलिजन थ्योरी। देखो, पोस्टुलेट जो कोलिजन थ्योरी के हैं वो सिंपल से पोस्टुलेट है। उन्हीं बेस पे हम स्टडी करेंगे कि रेडिएटिव रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 1, ये जो पोस्टुलेट है ये बहुत ही सिंपल सा पोस्टुलेट है। इसके अंदर हम क्या बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स लाइक हार्ड स्फीयर। ठीक है, हार्ड स्फीयर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक हार्ड स्फीयर की तरह होते हैं। ठीक है, ये आपने कंसीडर करना है। सब कंसीडरेशन है आपका, ऐसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं तभी ये आपके पास आगे डेरिवेशन आएगी, आगे बढ़ने से कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को आपको हार्ड स्फीयर की तरह मानना है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यदि कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसके लिए कोलिजन होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ठीक है, यानी जो भी आपके पास कोलिजन थ्योरी, यदि आपके पास रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसके लिए कोलिजन होना मस्ट बी। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या है, कोलिजन जो है must be there in a reactions। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए कोलिजन होना जरूरी है। दूसरी बात, इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कोलिजन जो होने के लिए, सॉरी जो भी रिएक्शंस होगी उसके लिए कोलिजन होना बहुत जरूरी होता है। यदि कोलिजन नहीं बनेगा मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास ये, इसमें आपका ये कहता है कि जो भी इफेक्टिव जो कोलिजन्स होते हैं, ऑल कोलिजन जो है, ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन्स। सभी कोलिजन आपके क्या है, इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते हैं। ठीक है भाई, इफेक्टिव कोलिजन्स एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूं, इफेक्टिव जो कोलिजन होते हैं, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन जो होते हैं ये वे कोलिजन्स होंगे जिसके कोलाइड होने पर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है भाई, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन व्हिच मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे जो कोलिजन्स होंगे वो इफेक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड किया और ये प्रोडक्ट बन गया, मान लो प्रोडक्ट बन गया, तो ये इफेक्टिव है। ये ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे जो कोलिजन्स होंगे वो इफेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जो सारे जो कोलिजन है वो जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव हो। इफेक्टिव जो कोलिजन होंगे उनके तो प्रोडक्ट बनेंगे, परंतु कुछ कोलिजन ऐसे भी रहेंगे, मान लो कि भाई ये फेस टू फेस आपके पास कोलिजन है और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी चेंजमेंट होती है और इसमें मान लो कि आपके पास प्रोडक्ट बन गया। हो भी ये भी सकता है कि मॉलिक्यूल्स आपके ये इसके साथ में मान लो स्पेस के साथ में कोलाइड करें और फिर इस तरह से निकल जाए। तो इस टाइप के जो कोलिजन होते हैं ना, जो पार्शियली टच करते हुए निकलते हैं, वो आपके पास क्या है, उनमें एनर्जी इतनी ज्यादा चेंजमेंट नहीं हो पाती है। इसकी वजह से क्या है, ये इफेक्टिव नहीं होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। समझ लो भाई, तो ये अनइफेक्टिव होते हैं।
इनकी वजह से प्रोडक्ट में भी बन नहीं सकता है और आपके पास प्रोडक्ट नहीं भी बन सकता है, यानी कि एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं बनेगा आपके पास, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये समझ लो कि इसकी वजह से नो प्रोडक्ट फॉर्म, जो इफेक्टिव होगा उसी की वजह से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट है जो आपके पास कोलिजन थ्योरी कहती है। इसके बाद यहाँ पर ये कहती है कि कोलिजन थ्योरी आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट यहाँ पर ये करती है कि यदि किसी का मॉलिक्यूल्स आपके पास कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, मान लो कि वे दो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन आपका कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ए मॉलिक्यूल है, ये आपके पास बी मॉलिक्यूल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है मॉलिक्यूल का। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको कोलिजन डायमीटर बोलते हैं, इसको सिग्मा से लिखेंगे, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर, ठीक है। इसको न्यूज इससे लिखेंगे, ठीक है भाई। तो कोलिजन डायमीटर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग molecules, center of distance between the center of two colliding molecules होता है वो कोलिजन डायमीटर का नाम दिया गया है। ये आपके पास नेक्स्ट पोस्टुलेट के अंदर आता है। तो ये जो कोलिजन डायमीटर है ये आल्सो द इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है भाई। आगे आप देखेंगे कि ये कैसे क्या डिपेंडेंसी रखते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम यहाँ पर एक तरफ और जनरेट कर देते हैं, उसमें है आपका पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना इसको हम जेड से लिखेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड से लिखेंगे। वो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ये आपको बताती है कि भाई आपके पास एक यूनिट टाइम के अंदर और यूनिट वॉल्यूम के अंदर यदि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। मान लो कि भाई देखो आप ये समझ लो कि भाई एक 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लिया आपने, कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर मान लो कि आपके पास 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल्स, और इस मॉलिक्यूल जो है आपके पास गैस के मॉलिक्यूल है और ये रैंडमली आपके पास मूव कर रहे हैं इस कंटेनर के अंदर। और हमने देखा कि एक सेकंड के अंदर इस कंटेनर के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो भी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है, टेक प्लेस इन यूनिट वॉल्यूम इन यूनिट टाइम के अंदर। जैसे कि 1 सेकंड के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर के अंदर जो भी कोलिजन होंगे ना उस नंबर ऑफ कोलिजन को ही एक्चुअल में कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला गया है। इसको ही कोलिजन क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है भाई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर कोलिजन के बारे में बताती है कि भाई कितने कोलिजन हुए हैं, उसी पे ही एक्चुअल में रेट आगे का है डिपेंडेंसी रखेगा, ठीक है भाई। तो ये तरह हमने पढ़नी है, ये आपने ध्यान रखना है। और जब आप गैसीय स्टेट पढ़ते हैं तो हमें ये पता होता है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसीज होती हैं किसी की भी निकालनी हो तो आपके पास इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कोई दो मॉलिक्यूल है आपके पास ए और बी टाइप के, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है मान लीजिए, तो उस टाइप में कोलिजन फ्रीक्वेंसीज होती हैं 1/2 पाई सिग्मा। सिग्मा पता चल गया होगा, कोलिजन डायमीटर है आपके पास। तो यहाँ पर ए बी का है तो ए बी लिख दिया है, ए बी का स्क्वायर। इसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन ए एन बी, और एवरेज वेलोसिटी होती है आपके पास ए बी की, ठीक है भाई, एवरेज वेलोसिटी। और हम ये भी बता देते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी किसी की भी लिखनी है तो गैसीय स्टेट के अंदर ही आता है कि एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं किसी की भी ए आर टी बाई पाई एम सी, ठीक है। किसी का मास, यदि मॉलिक्यूल का मास m है, मान लो कि भाई आपका मास, या आप ये मान लो कि भाई मॉलिक्यूल आपके पास सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल ए है, तो उस टाइप में हम इसको ए लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। जब ये ए और ये भी ए होगा तो ए लिख
तो उस समय में एवरेज वेलोसिटी को भी हम ए लिख देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा ए। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, ये भी हमें यूज करना है, ठीक है भाई। और ये भी हमने यूज करना है, इस इक्वेशन को हम मान दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 दे देते हैं, ठीक है भाई। तो कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी की जो टर्म है ये हम यूज करेंगे कोलिजन थ्योरी, ठीक है भाई। ये दो टर्म है हमने देखनी है, पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इसको गैसीय स्टेट के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है, आपके पास दो मॉलिक्यूल सेम है तो ये सेम, यदि डिफर है तो हम आगे बताएंगे, यदि डिफर है तो कैसे क्या लिखेंगे, ठीक है भाई। तो ये कुछ पोस्टुलेट है कोलिजन थ्योरी के जो आपने याद रखने हैं। इन पोस्टुलेट बेस पे ही आगे हम डिराइव करेंगे कि वेरिएट कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शंस का, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट है आपके, ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद क्या है कि पोस्टुलेट बेस पर कोलिजन थ्योरी आगे क्या डिराइव करती है, क्या बताती है आपको, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी मान लीजिए, आप कंसीडर कर लीजिए पहले कि कोई भी रिएक्शन है, मान लेते हैं कि भाई कोई भी एटीपी प्रोडक्ट, समझ लो इस टाइप के आपके जो मॉलिक्यूल है, आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन एन मॉलिक्यूल आप समझ लो कि ए टाइप के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है भाई। वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये आपके पास जर्नल रिएक्शंस है, तो इसके लिए आपको कोलिजन थ्योरी अप्लाई करनी है। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा is directly proportional to ठीक है फ्रैक्शनल फैक्टर ऑफ रिएक्शन का फ्रैक्शनल फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। और जिस फ्रैक्शनल फैक्टर जो है इसको हम f लिखेंगे अभी, ठीक है भाई f। तो यहाँ पर क्या है, इसको मैथमेटिकली से लिखेंगे कि यदि इसकी रिएक्शन का रेट आपने देखना है तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो रेट है दिस इज रिलेटेड टू फ्रैक्शनल फैक्टर f, ठीक है भाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। और जब आप इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी z हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये कांस्टेंट है, दिस इज f। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी किसी का भी रेट लिखना हो तो हम इस तरह से रेट हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। वेयर में ये जो z है ये आपके पास जो है कांस्टेंट है और इसका नाम दिया गया है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। और f क्या है, इसको फ्रैक्शनल फैक्टर बोलते हैं, फ्रैक्शनल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी का भी इस जर्नल रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। तो आपको इन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए और फ्रैक्शनल फैक्टर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो हम इनकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो फ्रैक्शनल फैक्टर की जो वैल्यू होती है, f की जो वैल्यू होती है, ये हमें पहले से ही पता है। यदि हम थर्मोडायनेमिक्स का यूजिंग करें, यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स, तो दिस फ्रैक्शनल फैक्टर की जो वैल्यू होती है, वैल्यू इज डिपेंड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। E A से डिपेंडेंट करता है और इसकी जो वैल्यू है ना थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसकी वैल्यू जो है वो E की पावर में EA अपॉन में RT, ठीक है भाई। ये जो वैल्यू होती है इसकी का फ्रैक्शनल फैक्टर की वैल्यू होती है, ठीक है भाई। ये आपके पास 5 इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स का हमने यूज किया है, इसकी वैल्यू हम
यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन फैक्टर की वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म। ठीक है भाई, तो दिस इज इंप्लाइज दैट, ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकते हैं। दिस इज इंप्लाइज दैट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट वो क्या हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में एफ, और एफ की वैल्यू क्या है ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है भाई, तो ये किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने के लिए 6 इक्वेशन निकल के आई है हमारे पास। ये अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, यदि किसी का रेट लिखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी ई की पावर में माइनस में ई ए अपॉन में आर टी, अपॉन में है यदि आप इस तरह से, ठीक है भाई, आर टी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका यूज करते हुए हम क्या है कि डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस हैं उन सभी के लिए हम रेट डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि इस इक्वेशन का यूज करते हुए डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस हैं उन सभी का रेट हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको रेट डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर दो टाइप के रिएक्शंस देखेंगे, दो टाइप के केसेस देखेंगे, केस नंबर 1। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पर ये जो है, ये जो कोलिजन थ्योरी है, पहले तो हम बता देते हैं कि कोलिजन थ्योरी जो है वो बायोमोलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी है, दो मॉलिक्यूल के कोलिजन हो रहा है आपके पास। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कोलिजन थ्योरी और बायोमोलिक्यूलर कोलिजन, बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस having similar reactant, similar molecules। ठीक है भाई, सिमिलर रिएक्टेंट। ठीक है, यहां पर ये है पहला केस, तो ये है कि जब आपके पास दोनों मॉलिक्यूल सेम हो तब केस है। दूसरा मॉलिक्यूल है जब ए है ये बी हो जाए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाए, तब कोलिजन थ्योरी कैसे लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ये तो जब है जब आप दो मॉलिक्यूल की आपके पास कब है, जब आपने दोनों मॉलिक्यूल ए के लिए, ठीक है भाई, ये दोनों मॉलिक्यूल ए के हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है भाई, इस टाइप के बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस है, तो इसके लिए देखो रेट लिखना है, तो रेट हम अप्लाई लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, तो यूजिंग इक्वेशंस नंबर 6 इन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें देखो क्या होगा, सिमिलर सा मॉलिक्यूल्स होगा ना, तो हम इसका रेट लिख सकते हैं भाई, रेट आप लिख सकते हो कोलिजन थ्योरी के अनुसार। बस आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी सिमिलर मॉलिक्यूल की आपको पता होनी चाहिए, और ये दो फैक्टर आपके पास फिक्स है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इक्वेशन आप 7 निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस केस के अंदर हमने अप्लाई कर दिया कि वेयर में ये जो कोलिजन आपके पास फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, ये फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 1 से हम यूज करेंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 पाई सिग्मा ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सॉरी कोलिजन डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ए, और इनटू में देखो, इनटू में क्या आ जाएगा भाई, एन ए का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, और एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या है आपके पास, 8 RT पाई एन, और एन ए लिख सकता हूं क्योंकि मास ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि मान ले इसका मास m है, ma। ठीक है, ये भी ma, ठीक है, ma। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो, तो कोलिजन आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो वैल्यू पहले की ये वैल्यू इस पे रख दो। ठीक है भाई, फिर ये वैल्यू इसके अंदर रखनी है, तो आपके पास जो है दिस इज इंप्लाइज दैट कि रेट आपके पास जो निकलेगा, देखो रेट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, पाई
सिग्मा ए का स्क्वायर एन ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, आपके पास यहां तक मैंने लिख दिया है सेट ऐसा। इसके बाद एन ए का स्क्वायर वी की जगह में ये लिख रहा हूं रूट ऑफ 8 RT बाई पाई एम ए। ठीक है भाई, और इनटू में ई की जगह में ये वापस लिख रहा हूं आर टी, सेम टू सेम, कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये रेट हमने लिख दिया है इस इक्वेशन का। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें से क्या कर रहा हूं कि ये जो 8 है ना इसको बाहर निकाल रहा हूं। जैसे आप बाहर निकालेंगे तो भाई देखो रूट 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं रूट 4 इंटू में 2 और इसको 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट 4 को 2 इंटू 2 तो जैसे ये 4 एक बाहर आएगा तो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो बचेगा ना वो रेट आपके पास ये बचेगा, देखो आपके पास बच जाएगा 2 पाई सिग्मा ए का स्क्वायर एन ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, और इसके बाद आपके पास रूट आर टी बाई पाई एम ए और ई की पावर में ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है भाई, तो ये रेट हो गया है आपके पास, ये क्या हो गया है रेट हो गया है आपके पास। इसके बाद हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है भाई, और हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद हम क्या है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई रेट इज इक्वल टू 2 तो है हमें, पाई को और अंदर कर रहे हैं रूट के अंदर तो पाई स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा सिग्मा ए का स्क्वायर एन ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, और यहां पर देखो ये हो जाएगा रूट पाई आर टी बाई एम ए। ठीक है, और इनटू में ए की पावर में ई ए बाई आर टी। ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शंस हो गया है जब आपके पास सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 8 डाल देते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम यहाँ पर एक और बात करने वाले हैं, वो है इफेक्टिव कोलिजन की। ये देखो कि ये जो आपके पास जो बात की है ना उसमें हमने सिंपल ये बात की है कि भाई यदि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा तो उसमें नंबर ऑफ जो कोलिजन्स आएंगे यूनिट मॉलिक्यूल के अंदर वो आपके पास कितने कोलिजन आएंगे, समझ रहे? तो ये डायरेक्ट आपको पास, जैसे कि एक मॉलिक्यूल आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये ए है, ये ए है, ये इसके साथ कोलाइड किया तो मान लो एक बार कोलाइड किया तो यहाँ पर कोलिजन जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो इवन आ जाएगी क्योंकि ये कोलिजन हुआ है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये आपके पास जो है ये नॉर्मल कंडीशन के ऊपर हमने कोलिजन कैलकुलेट किए। बट इन केस ऑफ इफेक्टिव जो आपके पास इफेक्टिव जो नंबर ऑफ कोलिजन आएंगे वो आपके पास क्या होगा, देखो जो आपके पास एक्चुअल में जो होगा एक्चुअली, ठीक है भाई, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन की बात कर रहे हैं, ये तो तब है जब आप सिंपली काउंट कर रहे हो। बट एक्चुअली क्या है कि देखो यदि एक कोलिजन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल ने भी एक कोलिजन किया है, इस मॉलिक्यूल ने भी एक कोलिजन किया है ना भाई। जैसे कि एक कोलिजन हुआ एक्चुअल में तो एक्चुअल में जो है जो है वो एक ही कोलिजन हुआ है, बट जो आपके पास जो रिजल्ट है उनमें इस मॉलिक्यूल का भी कोलिजन आ रहा है, इस मॉलिक्यूल का भी कोलिजन हो रहा है। तो जो एक्चुअल है जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है वो डबल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, डबल। तो जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन डबल होंगे एक्चुअली वैसे ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा भाई। ये सिंपल सी बात है, रेट डायरेक्टली मतलब ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा, समझ रहे? तो दिस इज इंप्लाई दैट कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शंस डबल्स, ठीक है भाई, डबल होगा एक्चुअली। इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई रेट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 कर दिया, सिग्मा ए का स्क्वायर एन ए का स्क्वायर और रूट ऑफ पाई आर टी बाई एम ए। ठीक है भाई,
और ए की पावर में ए अपॉन में आर टी, ठीक है भाई, आर टी। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपके पास लास्ट रिजल्ट है, हम 9 है, यहां से एक रेट आप निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन, ठीक है, रेट आप किसी भी रिएक्शन का आप निकाल सकते हैं रेट अकॉर्डिंग टू कोलिजन रूल, ठीक है भाई। इन टर्म ऑफ कोलिजन डायमीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मास, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, ठीक है, इन सभी के टर्म में हम इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इफ क्या है कि ये तो रेट निकाल दिया हमने इस मॉलिक्यूल्स का, बाय मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन का, यदि रेट कांस्टेंट निकाले तो रेट कांस्टेंट भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ठीक है भाई। तो रेट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या है कि हम रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जर्नल रिएक्शन लेंगे, जर्नल रिएक्शंस, और जर्नल रिएक्शन में क्या है, ए मॉलिक्यूल ये है, ए मॉलिक्यूल दूसरा है और प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका जब रेट लिखेंगे जर्नली तो रेट क्या होगा भाई, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए है ना, दूसरा और दूसरे मॉलिक्यूल की यही लिखेंगे। कंसंट्रेशन जो होती है ना, दिस इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दूसरा मॉलिक्यूल ए का, ठीक है भाई। या फिर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज के एंड ए का स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 10, ये जर्नल जब हमने रेट की डिफाइन डेफिनेशन लगाई है जर्नल इक्वेशन के ऊपर, वहां से निकल के आया है, और ये जो है कोलिजन थ्योरी से निकल के आया है। इसके बाद हम कंपैरिजन कर देंगे, कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 9 का। तो जब कंपैरिजन करेंगे ना तो यहाँ पर देखो एन ए है, यहाँ पर भी एन ए है, तो ये जो के की जो वैल्यू है ये बचे हुए आपके पास, के की वैल्यू जो आएगी वो 4 सिग्मा ए का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपके पास फैक्टर हो जाएगा पाई आर टी बाई एम ए इंटू में e की पावर में पी ए अपॉन में आर टी, ठीक है भाई। तो ये रेट कांस्टेंट आ गया है, ये इक्वेशन नंबर 11 है, ठीक है भाई, ये रेट कांस्टेंट है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 11 है। इसके बाद क्या है थर्ड पॉइंट के अंदर देखो, पहले पॉइंट में हमने रेट कांस्टेंट निकाला, सॉरी पहले पॉइंट में रेट निकाला, दूसरे में रेट कांस्टेंट निकाला, और थर्ड पॉइंट के अंदर हम जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो फैक्टर है वो हम निकाल सकते हैं। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट में इवैल्यूएट फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए को, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, और आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है भाई, ये आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है भाई। ये इक्वेशन नंबर आप 12 डाल आर्हेनियस इक्वेशन, ये आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट कहती है कि ये होगा इस तरह से, तो और ये रेट कांस्टेंट कोलिजन थ्योरी कहती है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे ना, कंपैरिजन इक्वेशंस नंबर 12 और इक्वेशंस नंबर 11, ठीक है भाई। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएंगी, देखो ये जो फैक्टर है ये यहाँ पर भी है, ये जो फैक्टर है सारा का सारा ए है, 4 सिग्मा ए का स्क्वायर, और आपके पास रूट ऑफ 5 आर टी बाई एम ए, ठीक है भाई। तो ये आपके पास है ना 13 इक्वेशन है, ये आपके पास ए है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है ना पूरा डेरिवेशंस कोलिजन थ्योरी का है आपके पास। इसके अंदर हमने रेट कांस्टेंट निकाला, रेट निकाला किसी भी रिएक्शन का, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकाला, ठीक है भाई। इसके बाद हम केस नंबर 2 पे बात करेंगे। आप सेकंड केस के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो कोलिजन थ्योरी फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शंस हैविंग डिफरेंट रिएक्टेंट्स। अब हम यहाँ पर दूसरे केस के अंदर ये भी बेस्ड ऑन पहले वाला जैसा ही है, अब की बार आप ए और बी ले रहे हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है भाई। देखो इसमें पहले में और इसमें क्या क्या चेंजमेंट होगा। इसका मास m1 ए है, इसका मास m2 बी
अब यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कि रेट कैसे लिख सकते हो आप, रेट हम लिख सकते हैं कि भाई जेड ए बी आपके पास दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और ए की पावर में माइनस में ई ए बाई आर टी, इस तरह से आप रेट लिख सकते हैं। आपके पास 13 इक्वेशन चल रही थी 14 है, ठीक है भैया, आपके पास ये लिखिए। इसके बाद यहाँ पर जो कोलिजन आपके पास फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, उसके लिए हम ये लिखेंगे रूट पाई सिग्मा, आपकी बार ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। आपकी बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग है, तो एन ए इंटू में एन बी और इंटू में आपके पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। वेयर में एवरेज वेलोसिटी क्या है आपके पास, यहाँ पर ए आर टी बाई पाई एम था, और एम आपका पास जब था जब मास आप दोनों का सेम था, परंतु जब डिफरेंट है तो उसके लिए हम न्यू लिखते हैं। वेयर में ये जो न्यू है इसको रिड्यूस मास बोलते हैं, रिड्यूस मास, और इसकी जो वैल्यू है दिस इज m1 प्लस में m2 अपॉन में m1 इनटू में m2, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये रिड्यूस मास हम यूज करते हैं जब दो डिफरेंट मास के मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर रखनी है, ये वैल्यू यहां पर रखनी है और ये वैल्यू यहां पर रखनी है। तो दिस इज इंप्लाइज दैट कि रेट क्या हो जाएगा भाई, रेट क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर एन ए एन बी। भाई ये रिएक्शन है ना आपके पास है आसान सी, बस थोड़ी सी लेंथी है, बड़ी बड़ी आपके पास लग रही है, ठीक है भाई, और कुछ नहीं है। 8 आर टी पाई पाई रिड्यूस मास इनटू में ए की पावर में ए अपॉन में आर टी, ये आपके पास रेट होगा। इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा उसमें किया था ना वैसे ही सिंपलीफाई करेंगे इसको, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ गया था यहाँ पर, क्योंकि ये 4 इफेक्टिव कोलिजन, एक्चुअल कोलिजन, एक्चुअल कोलिजन एक्चुअल कोलिजन डबल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई भी अंदर कर दिया है, सिग्मा ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर एन ए है एन बी है, ऐसा कैसे रहेगा, 8 भी हट जाएगा और यहाँ पर पाई आ जाएगा आर टी बाई रिड्यूस मास इनटू में ई ए अपॉन में आर टी। तो ये जो है ना ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तब है जब आपके पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, 16 इक्वेशंस, ठीक है भाई, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तब। इसका जो वैल्यू है जनरल रेट से आप कंपैरिजन करेंगे, कंसीडर जनरल रिएक्शंस, और जनरल रिएक्शंस क्या है भाई, ए प्लस में दूसरा बी है, इससे प्रोडक्ट बना रहे हो, तो रेट क्या है इसका, रेट इज के कांस्टेंट इनटू में ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन, यहां से हम एन ए एन बी भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को 17 दे दो, इसके साथ कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन में इक्वेशंस नंबर 16 एंड इक्वेशंस नंबर 17, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो रेट कांस्टेंट आपको मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट 4 सिग्मा ए बी का स्क्वायर और एन ए इनटू में एन बी इनटू में पाई आर टी बाई रिड्यूस मास और ई की पावर में, ठीक है भाई, सॉरी एन ए और एन बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है भाई, ये आपके पास ये जो टर्में हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वो है वो बच जाएगा पाई आर टी बाई रेडियस मास इनटू में ए, ये टर्म आपके पास रह जाएगा, रेट कांस्टेंट कुछ नहीं है, इसके साथ और इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो इस इक्वेशन को हम 18 डाल देते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हमें टू कैलकुलेट ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को हम देखेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आरएमएस यूजिंग
आर्हेनियस इक्वेशंस। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है आपके पास? के ए आर टी। ये इक्वेशंस हम पहले बता चुके हैं, इसके साथ कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन तो ए की जो वैल्यू है वो 4 सिग्मा, ठीक है भाई, ए बी का स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर टी बाई म्यू, ठीक है भाई, ये आपके पास वैल्यू निकलती है। तो ये जो है ना, ये पूरा कंक्लूजन है आपके पास कोलिजन थ्योरी में। कोलिजन थ्योरी से मैं आपको फिर से डायरेक्टली बता रहा हूँ, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शंस, कोई कोलिजन आपके फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो या फिर आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है भाई। तो इसमें करना है, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना है। थैंक यू।